जान दे रहे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। जिन बच्चों की किलकारी से आंगन गूंजने वाला था, वो बच्चे अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। जो अस्पताल इंसान को जिंदगी देते हैं, वही 4 नवजातों के लिए शमशान बन गए। तो कुछ बच्चे की जानकारी नहीं मिल रही हमारे। आप लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं जान दे रहे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। मातम की ये तस्वीर है भोपाल के मशहूर हमीदिया अस्पताल की। सोमवार रात अस्पताल के कमरा नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। बताया जाता है कि एसएनसीयू में कुल 40 बच्चे भर्ती थे, जिसमें से 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में सुरक्षित शिफ्ट कर लिया गया। बच्चों को वार्ड में से शिफ्ट किया, दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया था और 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले की जांच के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। एसीएस मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इसकी जांच करेंगे। अस्पताल में आग लगने की खबर फैलते ही अफरा तफरी का मंजर नजर आया। आग तीसरी मंजिल पर बने बच्चों के वार्ड में लगी थी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धुआं ज्यादा होने से राहत और बचाव में दिक्कतें आईं। कहाँ पर कौन से फ्लोर पर आग लगी? तीसरे फ्लोर। बच्चा वार्ड में। उधर फायर कर्मी आग बुझाने में लगे थे, इधर बच्चों के परिजन अपने नौनिहालों की चिंता में परेशान थे। उन्हें शिकायत थी कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही। घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बाहर हुए। और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। आपके बच्चों को दुख नहीं होता? हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? लगा हुआ पूरी कोशिश कर रहा है, जो होगा सब कुछ सही होगा, ये मान के चलिए। अपनी पूरी 100% क्षमता के साथ सारे लोग लगे हुए हैं। सबको बताइए, महीने कहे वो कपड़े पूरे हैं, एक जोड़े वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। हादसे को लेकर पुलिस से सरकार तक एक्शन में थी। हादसे की खबर लगते ही सूबे के मंत्री विश्वास नारंग और डीआईजी इरशाद वली भी भागे चले आए। सभी डॉक्टरों को भी फौरन अस्पताल बुला लिया गया। हादसे के पीछे अलग अलग वजह बताई जा रही है। कुछ ने सिलेंडर ब्लास्ट बताया तो कुछ ने वेंटिलेटर में धमाका, शॉर्ट सर्किट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। हमीदिया अस्पताल में 7 अक्टूबर को भी नई बिल्डिंग में आग लगी थी, तब दूसरे फ्लोर पर स्टोर रूम में आग लगी थी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आपने देखा किस तरीके से जिनके नवजात अस्पताल में भर्ती थे उनका बुरा हाल था। काफी देर तक उन्हें यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि उनके बच्चे सही सलामत हैं भी या नहीं। हर तरफ अफरा तफरी, बदहवासी और मातम का मंजर था। वो ना अलाउ कर रहे, ना दिखा रहे। एक बच्चे को कम से कम उसका तस्वीर दिखा दे, ऊपर से संतुष्टि दे दे, ताकि हमें वो हो जाए कि नहीं हमारे बच्चे सुरक्षित है। कम से कम कोई तो सजेशन दे। कोई रीजन नहीं आ रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना कोई कुछ कर रहा है। किसी का कोई भी वो नहीं है, बस सिवाय दवाओं के अलावा। कोई बच्चा था यहाँ पे? हाँ, हमारे है 11 दिन को भर्ती। अच्छा, अंदर आसी में। अभी पता चल पा रहा कहाँ है? अब हमने देखो ही नहीं, जाने ही नहीं दे रहे वहाँ, कभी देखो ही नहीं है। 11 दिन हुआ क्या था यहाँ पे, कुछ पता चला? उसमें बात आ रही, मैं कह रही बात आ रही तो भी कहीं नर्स के कपड़े जल रहे हैं कहीं और का। हम जा रहे तो हमें धक्का दे के भगा दे। परसों के दिन मिलन दिया था बस। परसों? हाँ, जांच कराने बोलने को अक्सर आके अक्सर अच्छा नहीं देखा क्या? बस वो तो मिला ही नहीं दिया साहब। तो कब पता चला यहाँ पे आग लग गई? अरे आग साहब, हम अंदर घुस रहे थे, ऐसा धुआं घुसत में मैडम ने धक्का दे बोल रही उसमें आग लग रही है, वो तो कपड़े में आग लग रही है। भारे भगा साहब। बच्ची है, 2 दिन की है। आपकी है जी। क्या बता रहे हैं अभी कुछ नहीं मिल रही, कुछ नहीं जानकारी नहीं मिल रही है अंदर। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, इस देश की लचर मेडिकल व्यवस्था से हम सब वाकिफ हैं। ऐसे में एक अस्पताल में आग लगती है, जिन नवजातों के माँ बाप वहां पर मौजूद थे, व्यवस्था का आलम ऐसा कि उन्हें यह तक नहीं मालूम था कि वे जिंदा बचे भी हैं नहीं।
बिल्कुल, और अभी भी यही स्थिति है नेहा, क्योंकि हम जिस जगह मौजूद हैं हमीदिया अस्पताल का कमला नेहरू चिकित्सालय, जहां पे ये तमाम बच्चे मौजूद थे, जहां हादसा हुआ, वहां पर अभी भी बड़ी संख्या में जो परिजन हैं वो पहुंचे हुए हैं जानकारी लेने के लिए कि आखिर उनके बच्चों का हुआ क्या है। अंदर बार बार यही जानकारी आ रही है कि बच्चे सुरक्षित हैं, उनकी सांसें चल रही है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि पूरी तरीके से इस अस्पताल को, जहां आमतौर पर बेरोक-टोक आप आ जा सकते थे, अब उसे एक तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है। लेकिन मैं आपको जो आपने बात शुरुआत में की थी लचर मेडिकल व्यवस्था, उसकी एक तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल ये भोपाल के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखें, जहां पे ये आगजनी की घटना हुई है, वहां पर फायर हाइड्रेंट जो होना चाहिए था, खासतौर से जब आग लगती है तो ऐसी व्यवस्था में आपको याद होगा कि आजकल हाइड्रेंट्स होते हैं जिसके जरिए जो धुआं होता है वो निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए खिड़कियों को तोड़ करके धुआं निकाला गया था। ये स्थिति थी भोपाल की, जो कि राजधानी है, उसके सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की, जहां पे 50 से ज्यादा बच्चे भर्ती थे उस समय। एसएनसीयू वार्ड की अगर हम बात करें तो उसमें 40 बच्चे भर्ती थे, और यही वो वार्ड है जहां पे आगजनी की घटना हुई थी। और ये टूटे हुए शीशे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो लचर मेडिकल व्यवस्था है उसकी वजह से जो धुआं है वो समय पर निकल नहीं पाया जब आग लगी। और क्योंकि जो एसएनसीयू वार्ड होता है उसमें जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब फाइबर के बने होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तमाम दूसरे गद्दे होते हैं, तकिए होते हैं, तो ये इतनी तेजी से आग पकड़ते हैं कि इसकी वजह से फिर जो कमरा था पूरा वो पूरी तरीके से धुएं में तब्दील हो गया। और क्योंकि धुआं समय पर निकल नहीं पाया तो जो मेडिकल स्टाफ के लोग यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, या फिर जो फायर कर्मी जो यहाँ पे पास ही में मौजूद थे, जब वो यहाँ पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन्हें काफी तकलीफ इस बात को लेकर के थी कि वो अंदर जब घुसे तो अंदर को दिख नहीं रहा था, काला धुआं था जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, और इसीलिए एक फायर कर्मी जो है वो भी उस समय घायल हुआ था। अस्पताल के 2 स्टाफ भी घायल हो गए थे, जिन्हें बाद में यहाँ से निकाला गया। लेकिन 4 बच्चों की दुखद मौत के बाद अब इस पे जांच की बात जरूर हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, उसके इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की स्थिति, और ये कोई पहली बार नहीं है, कुछ महीनों पहले ही आपको बता दें कि यहाँ पर इसी तरीके की एक और घटना इसी एसएनसीयू वार्ड में हो चुकी है। जान की कोई कीमत नहीं है, और ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला है बिहार में, क्योंकि वहां पर जान की कीमत लगाई गई 5000। बिहार में कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए बीजेपी सांसद को फजीहत का सामना करना पड़ा। दरअसल कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल और संसदीय क्षेत्र के संवेदना जताने में बेतिया के तेलुआ गांव पहुंचे थे, और इस गांव में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की जान गई थी। आरोप यह है कि सांसद अंतरिम राहत के तौर पर पीड़ित परिवार को 5000 रुपए दे रहे थे। इस पर मृतकों के परिजन भड़क गए। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद सांसद वहां से खुद को बचते बचाते निकल गए। 5000 रुपया मिली। कितना? 5000। एक जान के कीमत बिहार में 5000। एक आदमी दारू पी के मर जाओ 5000 रुपया मिली संजय जायसवाल जी की तरफ से। सांसद महोदय जी के द्वारा जौन की यहाँ पर लिफाफा जौन की बात देहल गल बटे। आखिरकार में देखे के कोशिश कल जाओ कि गरीब आदमी के कितना तक के सरकार के तरफ से मदद भइल बा, एकरा के भी देखे के कोशिश कल जाओ। का नीतीश जी के सरकार में दारू बंद भइला के बाद भी जौन की बात गरीब परिवार मरी, और लिफाफा में पैसा डाल के गरीब परिवार के दिया जाये। संजय जायसवाल जी, हाँ संजय जायसवाल जी के द्वारा खोला हो बहन। क्या दिक्कत है, खोलिए तो। सर आप टॉर्चर न करें, आप टॉर्चर न करें, आप टॉर्चर न करें, खुद सहयोग किए अपने आप। सहयोग बिहार सहयोग कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा सर। कितने पैसे हैं? गिनो गिनो उसको गिनो। कितना? 5000। एक जान के कीमत बिहार में 5000। एक आदमी दारू पी के मर जाओ 5000 रुपया मिली संजय जायसवाल जी की तरफ से। हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, क्या हमारे पिताजी की मृत्यु होने पर 5000 उनका कीमत लग रहा है। हमारे यहाँ का संजय जायसवाल जो आए 5000 रुपया देकर 1 मिनट भी नहीं रुके और यहाँ से चले गए। हमारे पिताजी मर गए, हम अब किस तरह रहेंगे, हमारा व्यवसाय किस तरह चलेगा, हम लोग कौन देने वाला है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, कैसा अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और आए और 5000 रुपया दिए और फिर चले गए, उससे क्या होगा हम लोग का? क्या दिन का जिंदगी हम लोग का 5000 रुपया में हो जाएगा? हमारे इतना समय हम 5000 रुपया में क्या हम लोग जी सकते हैं? आए और 5000 रुपया देकर चले गए।
और अब बात आर्यन खान ड्रग्स मामले की करेंगे। इस केस में समीर वानखेड़े पर लगे वसूली की कोशिश के आरोपों की जांच के सिलसिले में कल एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सेल से पूछताछ की है। पूछताछ आज भी जारी रहेगी, लेकिन प्रभाकर सेल के वकील के मुताबिक वो अपने आरोपों पर कायम है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद एनसीबी के सामने प्रभाकर सैल हाजिर हो ही गए। मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी में फिरौती वसूली की साजिश का भंडाफोड़ करने वाले गवाह प्रभाकर सैल कल दोपहर 2 बजे एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पहुंचे। सैल ने दिल्ली से आई विजिलेंस टीम से क्या कहा, ये तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सैल के वकील तुषार खंडारे ने बता दिया कि सैल ने पूरी घटना पर उन्हें क्या बताया था, कैसे 18 करोड़ में डील फाइनल हुई थी। शुरुआती में उन लोगों ने 25 करोड़ की ऑफर किया था खान ऑफिशियल्स के पास, खान लीगल टीम जो थी उनके पास 25 करोड़ की ऑफिशियल डिमांड किए थे। उसके बाद निगोशिएशंस होकर 18 करोड़ में डील फाइनल हो गई थी। जब डील फाइनल हो गई थी रात को 1:30 बजे, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे हाजी अली के यहाँ पे 50 लाख रुपए टोकन करके दिया गया। उसके बाद ये सब चक्कर चालू हो गया। सैल के वकील के मुताबिक डील पर काम शुरू ही हुआ था, लेकिन किरण गोसावी की सेल्फी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। डील के लिए ही एनसीबी अधिकारियों ने 8 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। जितने उन लोग के सस्पेक्टेड एक्यूज थे सारे लोगों को अरेस्ट किया ऑन द स्पॉट। जो मुद्देमाल था, जो भी एनसीबी उन लोग बोल रहे थे, जो ड्रग्स था, व्हाटएवर था, वो भी सब मिल चुका। तो 8 घंटे एनसीबी ऑफिशियल क्या कर रही थी वो एविडेंस लेके? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? क्योंकि उनको पैसा ऐंठना था। प्रभाकर सैल के वकील ने इस पूरी साजिश में एनसीबी के विवादित जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का नाम लिया। एनसीबी ऑफिशियल ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए अपने कुछ ऑफिसर्स और बाहर के जो दोस्त लोग थे उनके जो थे उन लोग को हाथ में लेके ये कॉन्स्पिरेसी एक्सटॉर्शन करने के लिए की है। एनसीबी के कौन ऑफिसर? एनसीबी के ऑफिशियल शुरुआती में तो वानखेड़े साहब दिख रहे हैं और उनका टीम भी दिख रहा है। इधर प्रभाकर सैल के वकील आज तक से बातचीत कर रहे थे, उधर बांद्रा से सीआरपीएफ गेस्ट हाउस में सैल से पूछताछ चल रही थी। रात करीब 12 बजे तक पूछताछ चली और आज भी ये जारी रहेगी। आज प्रभाकर सैल जी 2 बजे आए थे और अभी 12:20 हो गया है। आज की कार्रवाई अभी हम यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि मेरी टीम भी सुबह 4 बजे की चली हुई है और प्रभाकर भी थक गए हैं। तो कल हम लोग आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करेंगे। एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की आंतरिक जांच कर रही है। वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने वसूली के लिए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ट्रैप किया। जांच के सिलसिले में विजिलेंस टीम उन कुछ ठिकानों पर भी गई जहां संदिग्ध मेल मुलाकात और डीलिंग की बात कही गई थी। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया जो कि जांच के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए घटना स्थल से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी ज्योग्राफी हमें एविडेंस को लिंक करने में आसानी देती है। समीर वानखेड़े पहले ही इस जांच से हटाए जा चुके हैं। मीडिया ने कल जब पूरे घटनाक्रम पर सवाल किया तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। Headquarters have already issued you a press release, so I cannot say much into that. Sir, no, I cannot say much into that. फिलहाल एनसीबी के स्तर पर इस केस की 3 टीमें जांच कर रही हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की आंतरिक जांच कर रही है, तो दिल्ली के एनसीबी अफसरों के एसआईटी आर्यन ड्रग्स केस की। मुंबई पुलिस ने भी एसआईटी का गठन किया जो प्रभाकर सैल के खुलासे की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को समन भेजा है। समन शनिवार को पेश होने का था, लेकिन तबीयत खराब का हवाला देते हुए पूजा ने और समय मांगा है। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ विद्या और सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। आर्यन ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर अब कानूनी फंदा कसने वाला है, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ने मलिक पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का केस किया तो मुंबई पुलिस में SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई। नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की तरफ से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोपों की बमबारी का पिछले कुछ दिनों से हर सुबह सिलसिला सा बन गया है। इन आरोपों को लेकर अब समीर वानखेड़े का परिवार मुंबई पुलिस में पहुंच गया है। समीर वानखेड़े के पिता ध्यान देव वानखेड़े ने ओशिवारा डिवीजन के एसीपी के समक्ष नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि ड्रग्स केस में अपने दामाद समीर खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए नवाब मलिक उनके बेटे समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। वानखेड़े के पिता ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि नवाब मलिक ने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों की मानहानि की कोशिश की। साथ ही नवाब मलिक पर धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। इससे पहले समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 1.25 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग की है। कल इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नवाब मलिक को आज जवाब देने का आदेश दिया है। जब नवाब मलिक के वकील ने जवाब के लिए वक्त मांगा तो जज ने कहा, अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी कल तक जवाब दे सकते हैं। Nawab Malik should not pass any defamatory or derogatory statements against Mr. Gyandev Wankhede and his family members. Today, on behalf of Mr. Nawab Malik, time was sought to file the reply, and after hearing both the sides, court has directed Mr. Nawab Malik to file his reply by tomorrow. That means कि on 9th of November 2021 they have to file the reply, and matter will be heard on 10th of November next day. 10th of November 2021. इस बीच नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का एक और केस दर्ज हुआ है। ये केस दर्ज कराया है मोहित कंबोज ने, जिस पर नवाब मलिक ने आर्यन ड्रग्स केस के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस केस में नवाब मलिक को 29 नवंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। यानी आरोपों की लगातार बमबारी के बाद अब बारी नवाब मलिक की तारीख पर तारीख की। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। यमुना का पानी दिल्ली में लाखों लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन महापर्व छठ की शुरुआत के साथ ही यमुना का जो हाल दिखा वो भयावह है। वो चेतावनी देता है कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो परेशानियों की बाढ़ आना तय है। सफाई होना चाहिए। अभी लाखों करोड़ों लोग छठ करेंगे इसी गंदगी में आके। अपना आते, अपना मास्क लगा के आते, इज्जत से आते, इज्जत से हाथ उठाते, अपना घर चले जाते। भगवान के नाम लेके नहा लेते तो डर नहीं रहता। ये हमारी जो बीमारी अंदर होता है ना, वो भी ये दूर करते हैं। इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। ऐसे आस्था कहें या आम आदमी की मजबूरी, जो पहाड़ों के टुकड़ों से तैरते प्रदूषण वाले पानी को भी पवित्र बता रहे हैं। यमुना की लहरों पर झाग जहर बनकर बह रहा है और लोग इसी पानी को सिर माथे पर लगाए हुए हैं। यमुना का ये वही पानी है जो दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इंसानों की लाई जहरीली मुसीबत ने अब जिंदगी देने वाली नदी की ही सांसों पर संकट ला दिया है। क्योंकि दिल्ली में यमुना की लहरों पर ये ना तो बर्फ की चादर है और ना ही बर्फीला गोला, ना ही ये ग्लेशियर के टुकड़े हैं और ना ही कुदरत का कोई खेला। ये वो आफत है जो जल, थल और नल के जरिए रिस रिस कर ही सही दिल्ली के लोगों को अपनी जद में लेगी। पानी को जहर बनाया है तो मुसीबत भी देगी, क्योंकि सच यही है कि यमुना के जल में इतना प्रदूषण है कि साफ पानी के पैमाने कहीं पीछे छूट गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस वक्त यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 3 ppm यानी 3 पार्टिकल्स पर मिलियन है। मानक ब्यूरो यानी BIS के मुताबिक पीने के पानी में 0.5 ppm तक की इजाजत होती है। इस वक्त ये 6 गुना ज्यादा हो चुका है। और मुसीबत इतनी ही नहीं, पानी को साफ करने के लिए जो क्लोरीन इसमें मिलाया जाता है वो अमोनिया के साथ मिलकर क्लोरमाइन बनाता है, जो सेहत को और नुकसान पहुंचाता है।
दरअसल ये जो झाग है ये यमुना को पल्यूटेड कर चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको एक रियलिटी चेक दिखाएंगे कि पानी जो यमुना का है, जो कि इस वक्त पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, वो उसका आप लेवल देखेंगे कि किस तरीके से ये पानी पूरी तरीके से इस वक्त यमुना के अंदर जो है वो जहरीला हो चुका है। ये पानी का लेवल है दिल्ली के अंदर यमुना नदी का, जो पूरी तरीके से इस वक्त अगर कहा जाए तो प्रदूषित हो चुका है। और इसी प्रदूषित पानी के अंदर तमाम जो छठ पर्व की शुरुआत है आज से हो रही है, उसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो अपनी पूजा पाठ जो है वो करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम महिलाएं हैं जो सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंची थी यमुना घाट पर। हमारे लिए कुछ नहीं है सर, हमारे लिए पवित्र है, कोई प्रदूषण नहीं है हमारे लिए, ना कोई बीमारी है ना कुछ है, हमारे लिए पवित्र है। ये हमारे जो बीमारी अंदर होता है ना वो भी ये दूर करते हैं, इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। लगता नहीं कि पानी ये साफ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साफ है, साफ होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसी में तो सब कुछ करना पड़ेगा हमें। यमुना के पानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा तो दिल्ली में पानी के सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सफेद झाग संकट बन गया। गंदे पानी का ट्रीटमेंट और सप्लाई दोनों बाधित हो गई। हम इस वक्त है कालिंदी कुंज के पास ओखला बैराज पर, जहां पर आपको मैं हमारे कैमरामैन शगुन को बोलूंगी थोड़ा कैमरा घुमाकर पैन करके दिखाएंगे कितना तो यहाँ पर पानी में झाग है। और पानी जो इटसेल्फ है कितनी बुरी तरह से काला भी है, उसमें बदबू भी बेहद है और उसमें कूड़ा भी बहुत सारा है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है हमको कि पानी की सफाई को लेकर कुछ ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ये जो झाग है ये फॉस्फेट्स की वजह से आते हैं, जो कि डिटर्जेंट से, डाइंग फैक्ट्रीज से, टाई एंड डाई फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं। और ये अभी नया फिनोमेना नहीं है, ये आज क्योंकि ये पूजा हो रही है इसलिए हमें और ज्यादा स्टॉकली दिखाई दे रहा है कि कितनी बुरी हालत है। बताया जा रहा है कि यमुना में सफेद झाग वाली मुसीबत कई केमिकल के चलते आई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक रंगाई उद्योग, धोबी घाटों और घरों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट इसके लिए जिम्मेदार हैं। इनकी वजह से पानी में फास्फेट का स्तर बढ़ जाता है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा की माने तो यमुना का ये हाल हरियाणा से छोड़े जाने वाले औद्योगिक कचरा छोड़े जाने की वजह से हुआ है। जो लोग यहाँ पर हैं छठ पूजा के लिए, जो लोग आए हुए हैं, पानी चाहे वो भर भर के अपने डब्बों में लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो पानी जो डब्बे में लेके जा रहे हैं वो भी बिल्कुल पीला या ब्राउन कलर का पानी जो है वो डब्बों में नजर आ रहा है। और ये फॉस्फेट्स की वजह से, टाई डाई इंडस्ट्री की वजह से जो इतनी बुरी तरह से प्रदूषित है यमुना। और सरकार ने हालांकि मना किया था, आपकी बारी आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने बैन लगाया है कि इस तरह से घाटों पर पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि ये हमारा रिचुअल है, ये हमारा नियम है, इसके बिना छठ पूजा आखिर हो कैसे सकती है। लेकिन जो दिल्ली के बाहर आगे से इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है, दिल्ली का सारा सीवेज इस नदी में जा रहा है। तो पानी में प्रदूषण की इन वजहों को सही मानते हुए सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार एजेंसियां क्या कर रही थीं? सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी? 800 से ज्यादा घाट बना के पूजा बड़े दिव्य और बड़े भव्य तरीके से दिल्ली सरकार करा रही है। किसी समय ये 80-90 घाट होते थे, आज 800 से ज्यादा घाटों पे पूजा हो रही है। सरकार ने बनाए, और सिर्फ घाट नहीं बनाए, वहां पे टेंट लगाने का खर्चा, वहां पे माइक वगैरह की, कुर्सियां टेबल की व्यवस्था, वहां पे सारा LED डिस्प्ले, वहां पे पीने का पानी की व्यवस्था, वहां पे हाइजीन की पूरी व्यवस्था, वहां पे सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था सरकार करती है। यमुना में सफेद झाग वाला संकट अक्सर दिवाली और छठ के दौरान देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी पूरे तंत्र की आंखों पर सफेद पट्टी का संकट कभी क्यों नहीं हटता। अनीशा माथुर, पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।